हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रदीप चौहान है। आप सभी का मैं एसआर कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए अपना परिचय देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं प्रयागराज में रह के तैयारी किया हूं। मैं दिल्ली में भी रह के तैयारी किया हूं और मैं वर्तमान में सिलेक्टेड हूं। मैं अपनी शिक्षा के माध्यम से आप सभी को हाउ टू राइट, हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। मैंने जो है हिस्ट्री से नेट क्वालिफाई किया है 3 बार और लोक सेवा आयोग के कई सारे एग्जाम मैं पास किया हूं। मैं 3-4 बार पीसीएस का इंटरव्यू दे चुका हूं। मेंस भी लिखा हूं, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के, और यूपीएससी इंटरव्यू भी मैं फेस कर चुका हूं दोस्तों। खैर, इतना बताना इसलिए ज़रूरी था, लोगों को विश्वास नहीं होता कि पढ़ाने वाला सही बताएगा कि गलत बताएगा। आप लोग खुद से जज करिएगा। तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लोक सेवा आयोग ने जिस तरह से जीआईसी के लेक्चरर और एलटी ग्रेड के एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किया है, उस नवीन पैटर्न को देखते हुए मैं आपको हिस्ट्री विषय के बारे में ये बताऊंगा कि किस तरह से किस टॉपिक से प्री के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से उसमें मेंस के क्वेश्चन बनेंगे। हम सब जानते हैं कि मेंस का लिखित एग्जाम होने वाला है और लिखित एग्जाम में वही बंदा टैकल करेगा जो विद इन टाइम अपने सब्जेक्ट को राइट कर पाएगा, और राइटिंग में भी खास करके जो आदमी जितने ज्यादा डायमेंशन खोल पाएगा कम से कम शब्दों में, वही आदमी जो है मेंस क्वालिफाई कर पाएगा। तो मैं इस चीज को इसलिए बता रहा हूं कि मैं रैंकर हूं जीआईसी का, तो भरोसा रखिए। क्वेश्चन का आंसर फ्रेमिंग देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। अब हम आते हैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ। ये सर, दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम थोड़ा सा प्री के पर्पज से बात करें, प्री के पर्पज पे जब आप देखेंगे कि किस तरह से उसमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पूछते हैं, तो थोड़ा सा हम उस पे देखेंगे। तो सबसे बड़ा एक कॉमन सा प्रश्न आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कालक्रम क्या है, जो अब पूछेगा नहीं क्योंकि ये बहुत विवादित है, इसलिए नहीं पूछेगा। फिर भी अभी जो रिसेंट वाली एनसीईआरटी आई है उसमें दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर हम कालक्रम की बात करें, जो रिसेंट एनसीईआरटी में दे रखा है वह है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। बाकी जो आर एस शर्मा सर की किताब है, झा श्रीमाली है, उन सब किताबों में भी टाइम पीरियड दिया है लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य। तो कुल मिला के अब बात आती है कि किस वाले टाइम पीरियड को हम वैलिड माने। दरअसल आपको इस तरह के ऑप्शन में वो फंसाएगा नहीं, या तो ये ऑप्शन आएगा या तो ये ऑप्शन आएगा। कहीं कहीं पर आपको 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य मिलेगा। दरअसल ये टाइम पीरियड में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ग्रामीण चरण, नगरीकरण और हड़प्पा के उत्तरोत्तर चरण की बातें आती हैं। इसलिए ओवरऑल पूरा टाइम पीरियड जो है आपका 2350 ईसा पूर्व से 1750 के मध्य 600 साल का है, इसीलिए ज्यादा वैलिड यही माना जाता है। फिर भी अगर केवल नगर वाला टाइम पीरियड देखा जाए तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण था,
हड़प्पा सभ्यता खत्म नहीं हुई, इसके बाद ग्रामीण चरण से गुजरी है। तो कुल मिला के टाइम पीरियड के बारे में ज्यादातर ये वैलिड है, इसके बाद हम इसे लगाएंगे। ऑप्शन के ऊपर जाएगा ये पूरा का पूरा गेम। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा या सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा। नेक्स्ट है होगा। तो देखिए, मैं समझ सकता हूं कि बड़ा बेसिक सा ये सवाल है, आप लोग अपना धैर्य रखिए, सवाल का स्तर बढ़ता जाएगा, आपके जीआईसी लेक्चरर के लेवल तक ला के ही छोड़ूंगा। प्रश्न आता है कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। इसका बहुत बेसिक सा आंसर है, पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता की खोज हुई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पहली बार खोज हुई थी हड़प्पा नामक स्थान पर। अगला प्रश्न ऑटोमेटिक प्री का आपके दिमाग में आना चाहिए, फिर हड़प्पा है कहां पर। अगर इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में जनरेट होने लगे तो आपका दिमाग, इसका मतलब प्री की तैयारी का लेवल बना रहा है। तो हड़प्पा इस समय पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर स्थित है। अब प्रश्न आता है, जैसा कि यूपी पीसीएस में ये पूछ चुका है, भैया रावी नदी के तट पे तो है, पर कौन वाला तट, दाहिने वाला कि बाएं वाला। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अभी एक सवाल आएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, तो ये बाएं तट पर है, दोनों का कंपैरिजन देखते रहेंगे। हमें पहला नामकरण पता चला, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। अगला नामकरण इसका है सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। तो फिर वही प्रश्न आया मन में कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा। दरअसल इस सभ्यता के सबसे अधिक स्थल सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हैं, सर्वाधिक स्थल सिंधु नदी घाटी में, इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अब एक प्रश्न मन में आता है, हमने इसके दो नाम पढ़ लिए, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, क्या इस सभ्यता का कोई और नाम है। बिल्कुल, इस सभ्यता का भी और नाम है। इस सभ्यता का अगला नाम है, इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य सभ्यता। मैं आपका प्री और मेंस दोनों पर्पज से पढ़ा रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखना है कि इसमें शुरुआती चैप्टर से किस तरह के जो है प्री के क्वेश्चन उठाएंगे, फिर जैसे ही नाम आएगा कांस्य सभ्यता तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि कांस्य क्या है। कांस्य एक धातु है, कांस्य एक धातु है जो तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। ध्यान रखना है हमें, कभी कभी ये भी पूछता है कि कांस्य किस धातु से मिलकर बनता है। अब प्रश्न आता है कि किस सभ्यता ने सबसे पहले कांसा नामक धातु का इस्तेमाल किया था, तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसीलिए इस सभ्यता का नाम पड़ा कांस्य सभ्यता। अब एक प्रश्न मन में आएगा कि क्या मनुष्य ने सबसे पहले कांसे का ही यूज किया था। जी नहीं, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा नामक धातु का यूज किया था। मनुष्य सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। ध्यान रखना है, तांबा धातु का प्रयोग किया। और सिंधु घाटी सभ्यता वालों ने तांबे से आगे बढ़ते हुए एक धातु का प्रयोग किया, वो है कांसा।
इसीलिए इस सभ्यता का नाम कांस्य सभ्यता पड़ा। अब मन में ये सवाल आएगा तो क्या इन्होंने तांबा का यूज बंद कर दिया? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने तांबा का भी यूज किया, कांसा का भी यूज किया, सोने का यूज किया, चांदी का यूज किया, लेकिन ध्यान रखना है कि इन्होंने लोहा का यूज नहीं किया है। ये सवाल पूछता है, लोहा का यूज नहीं किया है। ये सवाल पूछता है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो बेटा आपका लोहा होगा। लोहा से परिचित नहीं थे। दरअसल लोहे का पहली बार ज्ञान आर्यों के आने के बाद पता चलता है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के अतरंजी, खेड़ा, एटा, इन सब जगहों से पता चलता है लोहे के बारे में। इसीलिए अभी हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के बारे में जानते नहीं थे। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारे हड़प्पा सभ्यता के नाम। क्या और भी कोई नाम है? बिल्कुल, इसका एक और नाम है। हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम है, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कहलाती है। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, या तो ये भी कह सकते हैं भारत की प्रथम नगरीय क्रांति भी कहलाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या इसके पहले भारतीय भूभाग में, भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप में क्या कभी नगर नहीं बने थे? बिल्कुल नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति है ये, इसीलिए इसको प्रथम नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। अभी हम इस पे आएंगे, जैसे ही मेंस वाले पॉइंट पे आएंगे कि आखिर इस तरह के प्रश्न को हम कैसे टैकल करें कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय विशेषताओं को बताएं, या हड़प्पा सभ्यता के नगर हमारे लिए आज किस तरह से नियोजन में लाभदायक हैं। क्या भारतीय स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन हड़प्पा सभ्यता से प्रेरित है? क्या हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया? क्या हड़प्पा संस्कृति आज भी हमारे जीवन में कुछ योगदान दे रही है? इस तरह तरह के प्रश्नों को हम टैकल करेंगे बहुत सिंपल तरीके में। ध्यान रखना, मैं आपको करंट से हिस्ट्री रिलेट करके बताऊंगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए। और अब तक हमने नाम के बारे में चर्चा की, अब हम बात करते हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता इतनी महत्वपूर्ण है, तो इस सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जान लेते हैं और वो सभ्यताएं कैसी आगे बढ़ी, किस तरह से आगे बढ़ी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके प्रमुख स्थल, हमने सबसे पहले नाम लिया था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, सन है आपका 1921 ईस्वी। इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे? हमने बताया रावी नदी के किनारे। और इस समय हड़प्पा किस देश में स्थित है बेटा? तो वो है पाकिस्तान। ऐसे ही हम इसके अगले स्थल की बात करें तो हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो। अब प्रश्न आता है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी राखाल दास बनर्जी। किस सन में किया था? 1922 में। एकदम ध्यान रखना है, उसी के एक साल बाद। किस नदी के किनारे है? तो यह सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे। यह नदी के दाहिने तट पर स्थित है। आपके दो स्थल हो गए। अब हम एक और इम्पोर्टेंट स्थल की बात करते हैं। अगला इम्पोर्टेंट स्थल की बात करें तो लोथल। लोथल हमारा गुजरात में है। यह है किस नदी के किनारे? यह भुगवा नदी के किनारे स्थित है। भुगवा नदी के किनारे स्थित है। दो तीन विशेषताएं आप जानते रहो हर स्थल की, अक्सर ये पूछ लेता है। जैसे इस नदी के इस स्थल पे आपको भारत का हड़प्पा सभ्यता का आपको गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। गोदीवाड़ा
या इसे बंदरगाह भी कह सकते हो। आप समझ के देखो, जब पूरी दुनिया में मानवीय सभ्यता आकार ले रही थी, तब भारतीय लोग जो है बंदरगाह से यात्रा कर रहे थे, नौकाओं से विदेश व्यापार कर रहे थे। आज भी हमारा ये क्षेत्र खंभात की खाड़ी वाला, मैं इसे आपको करंट से जोड़ के बताऊंगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। आज भी ये वहीं से प्रेरित है। जब हम आएंगे अभी नगरीय क्रांति का योगदान, तो हम वहां देखेंगे। इसी तरह से यहाँ से हमें शवाधान के भी साक्ष्य मिले हैं, यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं, यज्ञ के साक्ष्य, और मानवीय शवाधान के साक्ष्य। लोगों को दफनाते थे, दो दो लोगों के एक साथ दफनाए, वो भी मिला है। ऐसे ही हम आगे एक स्थल की बात करें तो है धौलावीरा। धौलावीरा बेटा गुजरात में ये भी है, गुजरात के कच्छ में है। धौलावीरा की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ की जल निकास प्रणाली विश्व में सबसे उत्तम मानी जाती है। जल निकास प्रणाली, आज हम पानी बचा नहीं रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता वाले पानी बचाना जानते थे। पानी की कीमत इनसे पूछो। ये अलग बात है कि आज हम पानी बर्बाद कर रहे हैं। यही तो प्रश्न आएगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता ने किस प्रकार से पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे ही इस तरह के प्रश्न आएगा तो आपके किताब के रटे रटाए प्रश्न बाहर हो जाएंगे। ऐसे टाइम पे ये फैक्ट ही आपको काम आएंगे कि किस तरह से उन्होंने जल निकास प्रणाली को मजबूर बनाया था, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा की तरह काम कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बढ़िया जल निकास प्रणाली अगर कहीं पर थी तो धौलावीरा में। और इसके अलावा ये भारत का जो है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल भी है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल। तो आपके दिमाग में आएगा सर पहला कौन है? पहला है आपका राखीगढ़ी, जो हरियाणा में स्थित है। ऐसे ही हम देख सकते हैं, अरे राखीगढ़ी, ये हरियाणा में स्थित है। ऐसे ही ये बनावली, ये भी हरियाणा में है। आपको इस तरह से कुछ स्थलों को याद करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको सारे स्थल यहाँ पर पढ़ा दूंगा, वो संभव नहीं है। जिस भी व्यक्ति को इस बार एलटी का एग्जाम देना है और जीआईसी का एग्जाम पास करना है, तो उसको इस तरह के फैक्ट आपको याद होने पड़ेंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा। मैं तो बस आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि किस तरह से इन स्थलों के बारे में पूछता है। जैसे ये पूछ लेगा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल कौन है? राखीगढ़ी। लेकिन अगर पूछ ले, केवल पूछ ले इस तरह से हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो भैया वो है मोहनजोदड़ो। ध्यान रखना है, वो इस समय पाकिस्तान में है। फिर से मेरे सवालों को ध्यान दो। मैं कह रहा हूँ भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? राखीगढ़ी। मैं कह रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता केवल भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान से लेके आपका भारत, पाकिस्तान और कुछ सेक्शन अफगानिस्तान तक भी विस्तारित है हड़प्पा सभ्यता का। देखो क्या है ना कि पाकिस्तान हमसे टूट के निकला है, तो आज वो इकरा ले, अलग बात है कि सभ्यता का सबसे पहले विकास हो। गजब की बात है, पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है सभ्यता का विकास उनके यहाँ से हुआ है। जो पैदा ही हो रहा है 1947 में, सभ्यता का विकास उसके यहाँ से कैसे होगा? खैर, उस पे न जाते हुए हम और देखते हैं कि अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में और किस तरह के सवाल प्री में पूछते हैं। तो एक तो स्थल पूछ लिया, उस स्थल के खोजकर्ता कौन थे, इस तरह के सवाल पूछ लेता है। दूसरा चीज ये भी पूछ लेता है कुछ स्थलों से इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या मिली थी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे मोहनजोदड़ो से अक्सर पूछता है कि ये नर्तकी की, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, नर्तकी की मूर्ति। अक्सर ऐसे सवाल पूछता है, कुछ ऐसे वस्तुओं के लेके। जैसे एक चीज आपसे पूछ लेगा, आप देखे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में एक पुजारी की
मूर्ति मिली हुई है। ये भी पूछता है कि वो पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो पुजारी की मूर्ति इसकी प्राप्ति हड़प्पा स्थान से ही मिली है, हड़प्पा स्थान से या हड़प्पा स्थल से। इसके अलावा पुजारी की मूर्ति हो गया, एक होता है कि RH फैक्टर करके कब्रगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई है, कब्रगाह की प्राप्ति किस स्थल से होती है बेटा, ये भी जो है आपका हड़प्पा स्थल से प्राप्त होता है। तो मेरा कहने का मतलब कुछ स्थलों के बारे में जानकारी ऐसे पूछता है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा। और ये देखना बहुत दूर से नहीं है, कोई एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर लो, उसको आप पढ़ डालो। और मैं आपको अभी ये भी बता दूंगा कि प्री निकालने के लिए कौन कौन से चीजों का फॉलो करें जिससे प्री निकल जाए। विश्वास मानो, प्री रुकने नहीं दूंगा। अगर आप मेरे बताए हुए कंटेंट को पढ़ ले गए, और आप खुद ही देखना आप सेटिस्फाइड रहेंगे। यहाँ तक कि मैं आपको लूसेंट भी पढ़वा दूंगा, लूसेंट तो छोड़ना नहीं है लोक सेवा आयोग के लिए। तो इस तरह से कुछ आपके स्थलों के बारे में जो वहां से कुछ मिले हुए तत्व हैं उनको पूछे। जैसे ये पूछता है कि हड़प्पा के किस स्थल से जो है यज्ञ के प्रमाण मिले हैं या अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। मैंने अभी आपको बताया वो लोथल स्थल है। गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है, मैंने वो बताया कि आपका वो लोथल स्थल है। ऐसे ही एक बार पूछता है कि किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। जुते हुए खेत का प्रमाण बेटा वो है कालीबंगा। कालीबंगा आपकी राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा है राजस्थान। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, घग्घर नदी। और इसे ही घग्घर नदी को ही विलुप्त सरस्वती भी बोलते हैं। कुछ जगह पे इसे विलुप्त सरस्वती भी माना जाता है। बाकी एक पौराणिक सरस्वती जिसे हम कहते हैं कि प्रयागराज में आती है, त्रिवेणी में मिलती हैं, उसके बारे में भी चर्चा मिलती है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। तो मैं आपको बस यहाँ ये बता रहा हूँ कि कुछ स्थलों से प्राप्त इंपॉर्टेंट वस्तुएं देख लो। ये सारे सवाल मैं आपको प्री के पर्पज से बता रहा हूँ। आप मेंस सीखने वाले थोड़ा धैर्य रखिए, हम मेंस पे भी आ रहे हैं। विश्वास मानिए जो भी आंसर फ्रेमिंग होगी आपको टक्कर देगा, आपका मेंटल एक्सरसाइज में करवा के ही रहूंगा। ये रहा आपका कुछ हड़प्पा के स्थलों के बारे में। अब आते हैं कि हड़प्पा को लेके प्री में और कैसे सवाल पूछ सकता है। हड़प्पा को लेके प्री में बेटा जो सवाल आता है, फिर से ध्यान दो, स्थल, खोजकर्ता, किस सन में, 3 हो गया, और कुछ वहां की पुरातत्व की वस्तुएं। तो आपको ऐसे स्थलों के बारे में एक ही बार में कहीं किसी साइट से या तो फिर आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हम अभी आपको लास्ट में बताएंगे कि कौन से पेपर को फॉलो करें जहां से हमारा GIC प्री लेक्चरर वाला या LT वाला दोनों पास हो जाए। जिस बंदे को असिस्टेंट प्रोफेसर निकालना है वो भी वहां से निकल जाएगा, बस भरोसा रखना होगा। और क्या है, अब हम आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को लेके किस तरह के ये यहाँ पर मेंस टाइप के प्रश्न बना सकते हैं, किस तरह के मेंस टाइप के प्रश्न बना सकते हैं। नंबर 1 पहले तो यही पूछ लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगर एकदम घिसा पीटा सवाल पूछे तो ये पूछ लेगा, प्रमुख विशेषताएं बताइए। ओह सॉरी, मुझे आता नहीं है अभी। अब आप देखो, आपके भी दिमाग में आ गया होगा सर ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस सवाल को आपको लिखना हो, देखो मेरी बात समझो, मेंस के क्वेश्चन टफ नहीं होते, मेंस के राइटिंग टफ होती है। और राइटिंग में भी, राइटिंग स्किल में आप कितने डायमेंशन को क्रिएट कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। जैसे आपने सोचा होगा सर मैं तो इसको फटाक से बता दूंगा, मैं विश्वास मानो मैं आपको कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट छूट जाएगा आपका जो कि लगेगा हाँ यार ये वाला तो छूट गया, जबकि वो छूटना नहीं था।
अब अक्सर देखो, आप जीआईसी वाले में आप देखोगे उसमें 50 शब्द का भी क्वेश्चन लिखवाएगा आंसर, और उसमें आपको 120 शब्द का भी लिखवाएगा आंसर। अब आपको देखो, अगर यही सवाल 50 शब्द में केवल आ जाए, ये सवाल मात्र 50 शब्द में आ जाए, तो आप कैसे लिखोगे? और याद रहो, मैं फिर से कह रहा हूं, शब्द भले कम हो जाए, डायमेंशन कम नहीं होगा। लड़का वही टॉप कर जाएगा जिसने सारे डायमेंशन बताए होगा। आपको लगेगा सर 50 शब्द में और क्या लिख सकते थे, बिल्कुल नहीं। भाई आप जीआईसी के लेक्चरर बनने वाले हो, आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं कम शब्द में सारी बातें बता दूंगा। कुल मिला जुला के इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही लड़के टैकल करेंगे जो लड़कों को लिखने की प्रैक्टिस होगी। मैं तो यही कहूंगा कि आप प्री और मेंस साथ साथ पढ़ो। अगर आप सेपरेट सेपरेट पढ़े तो विश्वास मानो रिजल्ट भी सेपरेट सेपरेट आएगा। प्री नहीं पास होगा, प्री पास हुआ तो मेंस नहीं निकलेगा। और इसके भुक्तभोगी हम सब प्रयागराज के जितने बच्चे हैं अधिकतर रहे हैं। विद्वानों की कमी नहीं, लेकिन मेंस निकल नहीं पा रहा है वहां पर। इसका कारण यही है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो रही है। एक एग्जाम्पल लेके देखो, अब ये 50 शब्द में कैसे लिखाता है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अमूमन हिंदी मीडियम में क्या होता है कि आपको पहले सबसे पहले एक इंट्रो देना है, इसके बाद उसका बॉडी पार्ट बताना है, इसके बाद उसमें निष्कर्ष देना है। अब प्रश्न में इतनी पॉइंट हमें देना है, लेकिन 50 शब्द में, ये बड़ी बात है। अब इसको आप देखो कि 50 शब्द में इतनी चीजों को कैसे दें। सबसे पहले आप दे सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। प्रथम नगरी को अंडरलाइन करो, इंट्रोडक्शन खत्म। अब तुरंत आ जाओ कि इसकी प्रमुख विशेषताएं। बॉडी पार्ट पे आप आ जाओ, प्रमुख विशेषताएं, हेडिंग डालो। ध्यान रहे 50 शब्द में खत्म करना है, तो एकदम मत सोचो कि मैं 60 कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, 65 कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन हाँ, 70-80 से ऊपर भी मत जाने जाओ, 70 भी मत कर लो, 80 भी मत कर दो, वरना पेपर छूटने लगेगा। अब प्रमुख विशेषताएं में आ जाओ। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहले आपने बता दिया, एक विशेषता तो यहीं ऐड कर दिया, प्रथम नगरी, उसको आप इंट्रो बना दिया, इसलिए अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको बता दो, कांस्य प्रयोगकर्ता संस्कृति। कहां से प्रयोगकर्ता संस्कृति। इसके अलावा आप दूसरा इसमें बता दो, प्रथम मूर्ति पूजा उपासक संस्कृति। एग्जाम्पल देना है तो आप दे सकते हो वहां पर, कौन सी, मातृदेवी की या लिंग योनि मातृदेवी की उपासना, मातृदेवी की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति आप देना चाहो दे दो। वैसे कोशिश करो कि एक आध एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ज्यादा मत दो, क्योंकि 50 शब्द में लिखना है। इसके अलावा आप वहां बता दो, हाँ, प्रथम मूर्ति पूजा हो गया। इसके अलावा बता दो शांति प्रिय राजनैतिक व्यवस्था वाली संस्कृति, शांत प्रिय राजनीतिक व्यवस्था। एग्जाम्पल फिर से वही बात मैं यहां बता दे रहा हूं, वहां चाहो तो मत दो, क्योंकि ये प्रूव्ड है कि वो शांति प्रिय समाज था। वहां पर युद्ध के प्रमाण न के बराबर मिले हैं, इसलिए वहां फिर यही चीज है, युद्धास्त्रों की प्राप्ति नहीं हुई है, युद्धास्त्रों की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको 3 विशेषताएं बता दिए। अब जो है नेक्स्ट विशेषता आप इसकी जोड़ो, प्रथम कृषि, प्रथम कृषि में विकसित सभ्यता। नेक्स्ट बता दो आप, पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध वाला प्रथम
सभ्यता। इसके अलावा आप बता दो, आपको मैंने 4-5 पॉइंट बता दिया और आप कहोगे सर ये सब तो हम भी जान रहे हैं। बिल्कुल आप जान रहे हैं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आपको ज्यादा इसको डिफाइन नहीं करना है। इसके अलावा आप चाहो तो एक आध और बता सकते हो कि मातृ सत्तात्मक या महिला समानता से अभिप्रेरित संस्कृति, महिला समानता से प्रेरित संस्कृति। आप इतना बताए, अब इसके बाद आपको आना पड़ेगा निष्कर्ष की तरफ, और वो है आपका, जैसे ही आप निष्कर्ष की तरफ आए आप यहाँ बता सकते हो हड़प्पा सभ्यता आज भी हमारे लिए विभिन्न प्रकार से निवेश के समान है, विभिन्न प्रकार से निवेश के समान है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अरे भाई क्या हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन तथा स्मार्ट सिटी मिशन में, स्मार्ट सिटी मिशन में प्रासंगिक है। देखो जिसको लिखना है और भी लिख सकता है, आप इन सब चीजों को अंडरलाइन कर दो, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी अंडरलाइन कर दो। ये चीज एग्जामिनर को दिख रही है कि लड़के ने सारे सेक्शन सारे डायमेंशन भी खोले, एक डायमेंशन वहां मिस हो गया था, चाहो तो आप दिखा सकते हो कि ये पर्यावरण संरक्षण जल संरक्षण को भी जो है प्रेरित करने वाली संस्कृति रही है। तो कहने का मतलब है कि आपको कम से कम शब्दों में सारे सेक्शन को कंप्लीट करना है। मैंने बस एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताओ, बस। देखने में तो बहुत छोटा लगा, लेकिन देखो हमने सारे सेक्शन बिना बताए अगर हम चले गए मेंस में, तो जो लड़का सब चीज बता के आ रहा है, वो करंट अफेयर से भी जोड़ के आ रहा है, तो नो डाउट उसे ज्यादा नंबर मिलेंगे और वो लड़का रैंक लगाएगा। तो मैंने ये आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि इस सभ्यता प्रश्न से, इस टॉपिक से मेंस के प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। इससे एक और मैं हड़प्पा सभ्यता का मेंस वाला प्रश्न बनाता हूं आपके सामने। वो ये है बेटा कि जो सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है आर्ट एंड कल्चर वाला, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत टफेस्ट है, जिसको आता है तो उसके लिए सरल ही है। अब एक प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता के कला के बारे में बताएं। मान लो ये प्रश्न आ गया सिंपल सा, या एक प्रश्न आया था, मैं आपको बताता हूं अभी। हाँ, सिंधु सभ्यता की कला पर प्रकाश डालिए, ठीक। और इसके बाद जो है एक प्रश्न आया था, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन और संस्कृति का क्या योगदान है हमारे समाज में, इस तरह का भी एक प्रश्न आया है। धैर्य रखिए, बोर मत होइए, जिसको जीआई से निकालना है बोर नहीं होना है। असली परीक्षा तो आपकी अपने इंद्रियों से है कि कौन कितना नियंत्रण रख लेता है। क्योंकि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, हमें पता है कि थोड़ा सा बोरिंग सा कभी कभी लगता है, पर ये बोरिंग नहीं है, बड़ा कमाल का सब्जेक्ट है। प्रश्न यही है कि सिंधु सभ्यता के कला पर प्रकाश डालिए, मैंने लिख दिया है कला के बारे में बताइए। अब आपको फिर से चीजें वही है, अब ये प्रश्न आ जाए 120 शब्द में,
ये जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये आया हुआ प्रश्न है, ये पीसीएस में आ चुका है, नो डाउट। जब भी आपको जो है जीआईसी लेक्चरर निकालना हो, एलटी निकालना हो, तो आप हमेशा अपने अपर लेवल के एग्जाम के जो आए हुए मेंस के क्वेश्चन है उनको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, जो भी होगा इसी के अंडर में आएगा। और जब आप हर टॉपिक पे देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। रही बात इस प्रश्न की बात करें तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको इंट्रो लिखना है, इंट्रो के बाद आपको बॉडी पार्ट देना है, इसके बाद कंक्लूजन देना है। बस ध्यान रखना है कि हमें जो है 120 से 130 शब्द के अंदर नहीं खत्म करना। मैं इसके बिल्कुल नहीं समर्थन करता कि 120 कैसे 110 में ही खत्म कर दो, बिल्कुल नहीं भैया। ये लोक सेवा आयोग का एग्जाम है, यहाँ पर पेज भरना भी मैटर करता है। उत्तर प्रदेश वाले किसी चीज को नहीं छोड़ते, पेज भी भरा होना चाहिए। अब प्रश्न आ रहा है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के कला के बारे में आप क्या बताएंगे। देखो सिंपल है, सब अपने अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन देते हैं, आप अपने हिसाब से एक इंट्रोडक्शन दीजिए। जैसे मैं क्या लिखता हूं मैं उसको बता रहा हूं। इसके बारे में यह हो सकता है कला मानवता का कला मानवता के अरे भाई चल जाए यार, कला मानवता के सृजनात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण होता है, जो मूर्त व अमूर्त कला दो रूपों में देखा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता में, अब यहीं से आप रिलेट कर दो अपने हड़प्पा सभ्यता के कला को। अब आप तुरंत यहाँ से रिलेट कर दो, ज्यादा भी फालतू ज्ञान की बात भी ना होने पाए, इंट्रोडक्शन आपके टॉपिक से भटकना नहीं चाहिए। हड़प्पा सभ्यता के कला की निम्नलिखित विशेषता बताई जा सकती है, या निम्नलिखित बताई जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता के कला के बारे में निम्नलिखित रूप से बताया जा सकता है। अब बात आ रही है कि निम्नलिखित रूप से कैसे बताओगे, तो हम देखें तो आप एक यहाँ हेडिंग डाल दो, हड़प्पा सभ्यता का कला। आप यहाँ डाल के यहाँ दिखा सकते हो मूर्त कला, और यहाँ दिखा दो अमूर्त कला। कलम तो कलर बदल देता है सर, कोई ना चलने दो। मूर्त कला में, मूर्त कला का मतलब ऐसा सेक्शन जिसे हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, टच करने के बाद महसूस भी करें। अमूर्त कला में हम देखेंगे लेकिन उसे छू नहीं सकते हैं। जैसे कि आपको कहूँ कि चित्रकला, योग कला, आपको कहूँ कि मार्शल आर्ट, ये सब जो कलाएं हैं हमारी अमूर्त कला का सेक्शन है। अब बात आती, अब आप कहेंगे सर हम योग कला भी वहां दिखाएं, बिल्कुल भैया, हर सेक्शन को कंप्लीट करना है कला में। अब मूर्त कला में आप आ जाओ, सबसे पहले तो मूर्ति कला, मूर्त के बारे में मूर्ति कला। आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता मूर्ति कला की प्रथम संरचना निर्माण करता है। आप देखो कैसे, यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति, यहाँ पर पुरोहित मूर्ति, चाहो तो इसको भी दो पार्ट में तोड़ सकते थे। मूर्ति कला में भी मनुष्यों की मूर्ति और जानवरों या पशुओं की मूर्ति, ऐसे कुछ आप दिखा सकते थे। खैर प्रश्न 125 शब्द या 120 शब्द में खत्म करना है। मातृ देवी की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, मूर्ति कला हो गया। एक पॉइंट दे दो आप, एक श्रृंगी जानवर, सॉरी अरे भाई, एक श्रृंगी जानवर की मूर्ति। ऐसे में आपने एक ही साथ दिखा दिया कि पुरुष और मतलब मनुष्य और जानवरों की मूर्तियां बनाई गई हैं, मूर्त कला हो गया। इसके अलावा हो जाएगा आपका मूर्त कला के अलावा, मूर्त कला में
आप देखेंगे यहाँ पर है मृदभांड कला। मृदभांड कला में भी आप बता दीजिए विभिन्न तरह के मृदभांड बने हैं, विभिन्न प्रकार। या तो उसको भी ना लिख के बस विभिन्न विभिन्न ना लिखो, सीधा सीधा आप बता दो 2-3 मृदभांडों के नाम। जैसे ये जो मृदभांड थे वो चित्रित धूसर वाले वो किसमें मिलते हैं, रेड एंड व्हाइट? मैं सब बता देता हूँ सर। मृदभांड के बारे में एक अलग से ही प्रश्न आता है सर, जीआईसी लेक्चरर के लिए खास करके। एलटी में तो शायद ना पूछे। उसमें यह पूछता है कि मृदभांड कला जो है का विकास बताइए। तो सबसे पहले मृदभांड में भी आ जाइए। मृदभांड मतलब मिट्टी, भांड माने बर्तन सर, मिट्टी के बर्तनों के बारे में। तो सबसे पहला जो है हमारा रेड वेयर, मतलब लाल मृदभांड। वो है क्या सर? मृदभांडों का निर्माण शुरू होता है हमारा नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल का मतलब मनुष्य ने पहली बार खेती करना चालू किया, चाहे जब किया हो सर। अगर आज भी मनुष्य खेती न करे तो अभी भी वो पाषाण काल में है, लेकिन जैसे ही पहली बार मनुष्य खेती करा है उस काल को कहा गया नवपाषाण काल। जब मनुष्य ने खेती किया, उनको उसको रखने के लिए कोई बर्तन चाहिए था, कोई सामान चाहिए था, तो उन्होंने मिट्टी के कुछ बर्तन बनाए, तो वो मिट्टी के बर्तन हो गए मृदभांड। अब ये मृदभांड सर कच्चे थे, मनुष्य को ज्ञान अग्नि का पहले ही हो चुका था, इसलिए किसी दिन पक गया होगा। मनुष्य अपने मन से नहीं पकाया है, पहले दिन खोज ऐसे ऐसे ही हुई है। किसी दिन वो मिट्टी का बर्तन पक गया। आप देखो जब कुम्हार के आवा में मिट्टी पकती है तो उसका कलर से लाल ही होता है। शुरू में जब बना मृदभांड तो लाल मृदभांड था। बहकना नहीं है, हमें ध्यान से कॉन्सेप्ट पे चलना है। लाल मृदभांड हुआ। अब लोगों में थोड़ा थोड़ा जब अमीरी आने लगी तो सर उस मृदभांड के ऊपर भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि स्टाइल लाएंगे, डिजाइन लाएंगे। वही बिकेगा बर्तन बाजार में जिसमें ज्यादा चमकपन हो, ज्यादा डिजाइन हो। फिर लाल मृदभांड के बाद हमारा अगला स्टेप आता है सर, वो है हमारा काला लाल मृदभांड। काला लाल मृदभांड मतलब अभी भी लाल ही है मृदभांड, बस सर क्या किया गया कि उसके अंदर वाला पार्ट काला कर दिया गया, या तो फिर अंदर के बजाय कहीं कहीं ऊपर वाला पार्ट काला कर दिया। बाहर से बनने के बाद उसको पेंट कर दिया गया, बाजार में ले जाके बेच दिया गया, तो उसकी डिमांड और बढ़ गई। और अमीर लोगों की यही सर समाज में आ रही असमानता को भी दिखाता है। अमीर और गरीब, जो अमीर आदमी होगा वो काला लाल मृदभांड खरीदेगा, गरीब आदमी आएगा तो लाल मृदभांड खरीद के ले जाएगा। आज भी हम बाजार में जाएं सुराही खरीदने सर, जो डिजाइनिंग मृदभांड है, डिजाइनिंग सुराही हम उसको लेंगे पहले। जो गरीब आदमी होगा बेचारा वो हमारा सिंपल सुराही लेके जाएगा, जबकि काम दोनों के एक ही है सर, पानी ठंडा करना। फिर अगला बारी आता है काला लाल मृदभांड तो हो गया, थोड़ा सा और कुछ हम करें तो इसके बाद क्या किए, उसी मृदभांड के ऊपर सर, वैसे मेरी कला थोड़ा सा बेकार है पर देखते हैं सर, उसी मृदभांड के ऊपर इन्होंने विभिन्न तरह के चित्र बनाने लगे। सांप का चित्र, या फिर उसी पे हम कोई जो है वृक्ष की चित्र उत्र बनाने लगे। और ये जो है चित्र बनाना यही हो गया पेंटेड, यानी चित्रित। और ये थोड़ा सा भूरा कलर का बनने लगा क्योंकि कहीं कहीं पर थोड़ा सा मिट्टी की बनावट भी अलग अलग मिलती थी, इसीलिए इसको कह गए चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड, या इंग्लिश में इसे कहते हैं पेंटेड ग्रेव वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड। तो सर ये मृदभांड का जो है टाइम पीरियड है, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। लाल मृदभांड हमारा जब हड़प्पा सभ्यता चल रहा है तो वहां लाल मृदभांड है और काला लाल मृदभांड, ये दो मिल रहा है। लेकिन जब हमारे यहाँ आर्य आ जाते हैं तो वहां काला लाल मृदभांड भी उपस्थित है, लाल मृदभांड भी उपस्थित है। लेकिन जैसे ही वैदिक के बाद वाला कार्यक्रम चलता है, वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास वो डिजाइन बनाने लगते हैं, वो है पेंटेड ग्रेववेयर, चित्रित धूसर मृदभांड। और ये चित्रित धूसर मृदभांड चलता रहता है। मौर्य काल आते आते और मौर्योत्तर काल में आके मृदभांड की एक नई शैली आती है, उसको कहते हैं उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक NBPW पेंटेड वेयर।
मृदभांड की ये 4 शैलियां बेसिकली देखने को मिलती हैं, जिनके माध्यम से हम टाइम पीरियड भी डिफाइन करते हैं, उस समय की संस्कृति में आ रहे बदलाव को डिफाइन करते हैं, और जिस संस्कृति में तरह तरह के मृदभांड मिलेंगे, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, इसका मतलब है कुछ देश में जो है अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, शिल्प उद्योग मजबूत हो रहा है। आज भी अगर आपके घर में कुकर, प्रेशर बनाने वाला अगर कुकर हो, थाली हो, प्लेट बनाने वाली कोई फैक्ट्री हो, तो इसका मतलब आप उद्योग में अग्रणी हो रहे हैं। ये उस समय का बेहतरीन उद्योग था, और जिस भी देश में ये उद्योग अग्रणी होगा तो इसका मतलब उस देश में कृषि भी मजबूत होगी। भाई बना किस लिए रहे हो बर्तन? आप गेहूं चावल उसमें रखोगे, पकाओगे, इसका मतलब है उस समय कृषि भी मजबूत है, और ये बना के आप कहीं बेचोगे, बेचने का मतलब है कि आपका व्यापार और आपका मार्केट भी बना हुआ है, बाजार। इसलिए जो है इनके माध्यम से अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये एक तरह का अलग से प्रश्न बनता है, हालांकि मैंने शॉर्ट में इसको बता दिया। अब हम आपको बता रहे थे कि कला के बारे में, क्योंकि सर ने एक सवाल पूछ लिया था, उसके बारे में हमने इसीलिए बता दिया। हम यहाँ के कला के बारे में बात कर रहे थे, वो था आपका हड़प्पा सभ्यता का मूर्त कला। मूर्त कला में हमने पहले देख लिया कि मूर्ति निर्माण कला, और मूर्ति निर्माण में भी मानव और पशु दोनों बने थे, मानव प्लस पशु। इसके अलावा जो है आप बता सकते हैं कला के अंदर जो है मृदभांड कला, मैंने अभी अभी मृदभांडों पूरा समय बता दिया कैसे कैसे रहा और किस तरह से उससे क्या योगदान मिला, मृदभांड कला। इसके अलावा आप उसमें कला में बताइए जो मूर्त कला है, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में आप बता दीजिए कि किस तरह से उन्होंने समकोण पर काटती हुई सड़कें बनाई, समकोण सड़क, या जो है पक्के मकान, और आप बता सकते हैं कि वहां पर किस तरह से दुर्ग क्षेत्र और सामान्य नगर था, दुर्ग प्लस सामान्य नगर। ये आपका स्थापत्य कला हो गया। इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं कि मूर्ति, मृदभांड, स्थापत्य कला, शिल्प कला बता दीजिए। शिल्प कला में आप कपड़ा और खिलौना इत्यादि जोड़ सकते हैं। अब हम आते हैं अमूर्त कला की तरफ। अमूर्त कला की तरफ आ जाओ। योग कला का साक्ष्य मिला है, आपने देखा होगा कि एक आदि योगी की मूर्ति मिली है, आदि योगी की मूर्ति, योग कला। इसके अलावा आप अमूर्त कला में बता दीजिए कि नृत्य कला का साक्ष्य मिला है। नृत्य कला में आप देख ही लीजिए, कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है। इसके अलावा आप अमूर्त कला में बताइए चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, चित्रकला का साक्ष्य। चित्रकला का एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, आप चाहे तो मृदभांड पे दिखा दो, सांप के चित्र बने हैं, पीपल के पत्तों का चित्र बना है, तो ये चित्रकला के साक्ष्य हो गए। अब बात आती है कि क्या इस कला का महत्व क्या रहा। हम कला कर रहे हैं, कला की विशेषताएं हो गई, अब आगे हम इस कला के बारे में और क्या डायमेंशन खोले। बस उसने प्रश्न में दे दिया कि हड़प्पा सभ्यता की कला के बारे में प्रकाश डालें या विशेष इसके बारे में बताएं। अब उसने ये नहीं कहा कि और क्या बताएं, तो आप अपने मन से क्वेश्चन जनरेट कर लीजिए, इसके महत्व बता दीजिए। जब सारे सेक्शन बता दिए, महत्व में भी आप सेक्शन तोड़िए, डायमेंशन आप एकदम दिमाग में बैठा लो। मेंस का क्वेश्चन जो है डायमेंशन का खेल है, जो जितना ज्यादा डायमेंशन खोलेगा वही मेंस में विजयी होगा। महत्व में इसका आर्थिक महत्व, इसका जो है राजनीतिक महत्व, इसका सामाजिक महत्व, और इसका वर्तमान में प्रासंगिकता, या हम वर्तमान को लेके एंड कर सकते हैं, रहन देते हैं इसको, हम इसको इससे निष्कर्ष जोड़ लेंगे। अगर हम 3 पॉइंट में भी देखें, एक ले लो पर्यावरणीय, देख ही लो
क्योंकि पर्यावरण को और मूल्य को नहीं छोड़ना है। मूल्यों का महत्व, मेन चीज वही हमने बताया, डायमेंशन जितना खोलोगे। अब आर्थिक महत्व क्या है? कलात्मकता से बाजार का विकास होता है। कलात्मकता से बाजार का विकास। एग्जाम्पल के रूप में दे दो, चंद हुदड़ों से फैक्ट्री मिली थी, और अपने आप में हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक ही बाजार थे। आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो। और इससे क्या हुआ है? लोगों को रोजगार मिला था उस क्षेत्र में, रोजगार से समृद्धि आई, जिससे नगरीकरण को बढ़ावा मिला। इसका सामाजिक महत्व, जिस भी समाज में कला का विकास हो रहा होगा, इसका मतलब मान के चलो वो समाज शांतिपूर्ण होगा, क्रिएटिव होगा, सृजनात्मक होगा, उस समाज में वैल्यू का महत्व होगा। हम जानते हैं कि ये हड़प्पा स्थल आज उसी स्थान पर है जहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान है। वहां पर आज कला का विकास नहीं हो रहा है। उन बंदों ने बामियान बौद्ध विहार को बम लगा के उड़ा दिया वहां पर। इसका मतलब है कि वहां पर आतंकवाद का प्रसार है, कट्टरता का प्रसार है। जिस भी समाज में सृजनात्मकता होगी वहां पर कट्टरता, आतंकवाद का प्रसार नहीं होगा। तो समाज में उस समय जब कला का विकास हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? समाज सृजनात्मक था, समाज में शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण समाज था, समाज में महिलाओं का सम्मान था। इन सब की जानकारी हमें कला से प्राप्त होती है। अब हम आ जाते हैं कि पर्यावरण के प्रति। पर्यावरण में जल संरक्षण, तात्कालीन जैव विविधता के बारे में जानकारी, जैव विविधता के बारे में जानकारी व संरक्षण का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा हम आपको राजनीतिक में देखें, ये विदेश नीति का प्रथम साक्ष्य मिलता है। विदेश नीति का प्रथम साक्ष्य आप देखते हैं कि पश्चिम एशिया से व्यापार का संबंध है। पश्चिम एशिया से व्यापार संबंध, खुद इसका अभिलेख में भी दावा किया गया है। अक्काड़ के सारगांव जो है, सारगांव के अभिलेख में कहा गया कि दिलमुल माकन मेलुहा के लोग जो है व्यापार करते थे। उसमें मेलुहा शब्द जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आया है। हम आपको बस इसके महत्व के बारे में बता रहे हैं, ज्यादा विस्तार में और नहीं जाएंगे उधर के। राजनीतिक के बाद हम आ जाते हैं, हमने आपको एक पॉइंट दे रखा था, मूल्यों का महत्व। मूल्य के लिए कैसे महत्वपूर्ण है ये, हम इसको मिटा देते हैं। हड़प्पा सभ्यता मूल्यों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इससे कौन कौन से मूल्य हमें पता चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आप सबसे पहले आप देखो कि महिला समानता का मूल्य मिलता है। अच्छा, क्लीनल, अच्छा सर, अरे वाह, थैंक यू। तो मूल्यों का महत्व कैसे, आप सोचोगे सर मूल्य में क्या क्या जोड़ें, दिमाग में संविधान लाइए, आपको सारे मूल्य मिल जाएंगे। संविधान आपका मूल्यों का एक भंडार है, दैट इज द स्टोरेज ऑफ द वैल्यूज। तो आप बताइए मूल्यों का महत्व। महिला समानता, के मूल्य हड़प्पा के कला से पता चलता है, हड़प्पा के कला से पता चलता है। इसके अलावा कौन सा मूल्य है महिला समानता के बाद, आप बताइए। यहाँ पर जैव विविधता, संरक्षण का मूल्य आप यहाँ पर दिखा दीजिए। संविधान के आर्टिकल 48
या फिर आपको मूल कर्तव्य को भी लिख सकते हैं, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखो, या वहां पर जैव विविधता का संरक्षण रखो। आप यहाँ पर इसको दिखा दिए मूल्य। आप यहाँ पर बता दीजिए कि विश्व शांति का मूल्य, ये भी हमारे मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में है, मूल कर्तव्य सॉरी नीति निर्देशक तत्व में। विश्व शांति का मूल्य, ये किसी से युद्ध करने नहीं जा रहे थे। एग्जाम्पल पश्चिम एशिया से व्यापार और सामाजिक संबंध, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध था, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध। अब इतना दिखाने के बाद अब आप आ जाइए तुरंत निष्कर्ष वाले पॉइंट पे आ जाइए। मैंने कला से आपको देखो कहाँ कहाँ आपको घुमाया, इस चीजों को अब डायमेंशन में जितने जाएंगे उतने महत्वपूर्ण है। अब निष्कर्ष वाले पॉइंट पे आ जाइए। निष्कर्ष वाले पॉइंट में आप लिख दीजिए हड़प्पा सभ्यता का कलात्मक योगदान, हड़प्पा सभ्यता का कलात्मक योगदान भारतीय कला के विकास की उत्तरोत्तर कहानी है, उत्तरोत्तर कहानी है जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के समान है, आज भी प्रेरणा स्रोत के समान है। इसीलिए अब यहां लिख सकते हो भातखंडे सॉरी, इसीलिए संगीत नाटक अकादमी, जितने जोड़ना है सब जोड़ दो, संगीत नाटक अकादमी या फिर निराला आर्ट गैलरी, हड़प्पा कला के विकास से प्रेरित हैं, विकास से प्रेरित हैं। दोस्तों ये एक तरह से मैंने हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण चीजों को लगभग समाहित कर दिया। बचता क्या है, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषता बताओ, हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण की विशेषता अलग से बताओ। ये सारी चीजें तो आपकी बताई जाती रहेंगी। मेरा आज बेसिकली पर्पज ये था आपको ये समझाना कि किसी भी टॉपिक से किस तरह से प्रश्न प्री के पूछेंगे और किस तरह से मेंस के प्रश्न पूछेंगे। और अगर आपको मेंस की राइटिंग सीखनी है, अगर आपको जो है प्री के क्वेश्चंस जानने हैं, हाँ एक चीज छूट रहा था, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जीआईसी के चाहे वो लेक्चरर वाला हो या ईएलटी का एग्जाम, आप दोनों के प्री को कैसे निकालोगे हिस्ट्री वाले सेक्शन में। तो हम आपको बता दें, पहले पीसीएस में और आईएएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुविकल्पी होता था। बहुविकल्पी प्रश्न वाला आप ले लीजिए सॉल्व, और मिल जाता है शिल्पी का मिल जाएगा या तो यूथ कंपटीशन का। बहुविकल्पी वाले पेपर को लेकर पूरा लगा डालो, आपका 50% काम कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का। अगला आएगा आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर होता है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, आप इसका सॉल्व ले लीजिए, उसको लगा डालिए। मैं बार बार कह रहा हूं सॉल्व, मुझे पता है कि अगर आप हिस्ट्री से पेपर देने जा रहे हैं तो आप हिस्ट्री के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, लेकिन चीजें रिवाइज नहीं है, और ये रिवाइज कराएगा आपका ऑप्शनल वाला जो सॉल्व है उसको ले लो, बहुविकल्पी आईएएस पीसीएस वाला, और इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ वाला हिस्ट्री का सॉल्व ले लो। आपका जो है प्री कहीं नहीं रुकेगा, इनफैक्ट आपको नेट जेआरएफ का एग्जाम देना तो वो भी काम आ जाएगा। अगर जिसे घटना चक्र का मिलता है तो घटना चक्र का ले लो। मैं किसी एक मैगजीन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कहता हूं कि अगर आप 20,000 से 40-30,000 के बीच सवाल लगा के जाओ, 20 से 30,000 सवाल,
या खेला तो पूरा 150 सवाल के अंदर में ही है, कहाँ लेके जाएगा बंदा। हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि हम ये सवाल लगा के ही जाएं, और जो आदमी इतने सवाल लगा के जाएगा वो विजयी होगा। मैं तो बस यही कहूंगा, और विश्वास मानो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, इतना कर लिए। फिर से भरोसा रखो, आप मोटी सी किताब देखोगे डर जाओगे कि इसको कैसे पढ़ें, जो नहीं डरेंगे बहुत बड़ी बात है। टारगेट रखो दिन भर में 50 पेज पढ़ना है बस, और एक पेज में मुश्किल से 4-5 सवाल है, आप कर डालोगे। और यार ये भी एक ध्यान रखना, जीआईसी लेक्चरर बनना है तो इतना तो तपस्या करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप फ्री निकालो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अभी इन्होंने मेंस का डेट नहीं दिया है, कोशिश करो कि 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा आप लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि असली खेला मेंस लिखने वालों का है। नहीं तो कड़वा सच यही है कि जो लड़के हिस्ट्री ऑप्शनल से मेंस लिखते रहे हैं, जो मेंस लिखते रहे हैं पीसीएस या आईएएस के, आप उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। और विश्वास मानिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपका मेंस की तैयारी और प्लस आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन वाले प्री की तैयारी दोनों में बहुत मददगार होंगे। और मैंने कहा ना कि मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल के जो पेपर आए रहे हैं, नंबर मिले हैं लोक सेवा आयोग से, लगभग टॉपरों वाले नंबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबसे बड़ा टॉपर हूं मैं, पर लगभग टॉपरों वाले नंबर है। मुझे हिस्ट्री आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग करने आती है, मैं आपको मॉडल उत्तर भी उपलब्ध कराऊंगा, हर क्वेश्चन का मॉडल उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ जो है, आपको कहीं डाउट होगा तो हम आपको डाउट भी बताएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे और डायमेंशन में तोड़ सकते हैं। मेन खेला यही है कि हम क्वेश्चन को समझें और उसको विभिन्न डायमेंशनों में तोड़ लें, और उसमें कौन से करंट अफेयर को घुसा दें, ताकि एग्जामिनर को सारे सेक्शन कंप्लीट नजर आए। हम आपको डायग्राम भी बनाना सिखा देंगे कि इस प्रश्न के कौन से डायग्राम हो सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड मैं यही चीजें आपको आज शेयर करना चाहता था, बताना चाहता था। बाकी आप अपने फीडबैक हमको दे सकते हैं। हाँ, मैं पहली बार एक तरह से ये इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ, मैं एक खुद सिलेक्टेड पद पे हूँ, आप समझ सकते हैं, उसकी भी एक गरिमा है। और इसी चीज से जो है मैं, और सब कुछ बताना है बस, इसी के बाद मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ, और आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद।